आज 13 जुलाई है। ये आपका 16th डे है कंसिस्टेंट स्टडी का। आज की वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क होगा, टास्क नहीं आपका लाइफ पर्पस है ये, जो कि आपको आज मिल रहा है और आपको पूरे दिन में इसको कंप्लीट करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। दूसरे नंबर पे आपने जो भी क्वेरीज़ डे 15 वीडियोज़ में पूछी थी उन सब के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था एनएचपीसी के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है। तो डीडीए जेई के लिए तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में किस तरह से आपको पढ़ना है। एनएचपीसी के लिए भी मैं इस तरह से ही सर्च कर रहा था आज मैं, तो मुझे कुछ ऐसे खास मिला नहीं है। कल को मैं एक बार और रिसर्च करके उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस किताब से या फिर कहाँ से चीज़ें आपको पढ़नी है, वो मैं कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगा रिसर्च करके। तो शुरू करते हैं आज के टास्क से। आपको हिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 61 और 62 पढ़ना है। इसमें आपको कर्जन से स्टार्ट करना है और मोरले मिंटो तक ये आपको पढ़ना है। बेसिकली पेज नंबर 61 और 62 पूरा पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको उतार लेना है। ये सभी नोट्स आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में, आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी नोट्स जो मेरे पास हैं वो भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपको इम्पोर्टेंट डैम्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं। ये आपको पेज नंबर 58 और 59 पर मिल जाएंगे। आपके पास अपने नोट्स हैं जिसमें ये मेंशन हो, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पॉलिटी में आपने आज तक अब तक जितना भी डे 1 से डे 15 तक पढ़ा है उस सबको रिवाइज़ करना है आपको पॉलिटी के अंदर। रीजनिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, डाइस एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, इन तीनों के क्वेश्चन करने हैं। डिवाइड कर सकते हो टाइम 20-20 मिनट करके, 1 घंटा दे सकते हो रीजनिंग को। जो डीडीए जेई वाले बच्चे हैं वो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करोगे आज प्रैक्टिस। टेक्निकल के ऊपर आते हैं। टेक्निकल में आपको आरसीसी के अंदर अभी तक मैंने कोई भी ऐसे ऑफिशियल टास्क नहीं दिया आपको करने के लिए कि आप पीवाईक्यू करो। आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बिगिनर को भी, बच्चे को भी लेके चल रहा हूँ। समझ चाहिए होती है आरसीसी के टास्क करने के लिए, आरसीसी के क्वेश्चन करने के लिए, और वो तभी बनेगी जब आप धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे चीज़ों को। तो आरसीसी में आपको पेज नंबर 51 से 61 पढ़ना है। 51 पेज, कुछ पेज आप पढ़ चुके हो पहले भी, दोबारा से पढ़ने हैं आपको। एजम्पशन से स्टार्ट करना है और जो बेसिक डिज़ाइन होता है एलएसएम के अंदर उसके डेरिवेशन है आपको समझने हैं बस। ऐसा नहीं है कि आपको रटने हैं वो, कि वो किस तरह से फोर्स आती है यहाँ पर, कितना लीवर आर्म होता है, बस एक बार देख लेना है। समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम टाइम लगे, आप सब चीज़ें खुद से डराइव करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन समझना तो ज़रूर है, एक बार पढ़ना ज़रूर है। तो पेज नंबर 51 से 61 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद रेलवे के अंदर सिमिलरली ऐसा ही टास्क है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग खुद से काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इतने सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं कि आप एक बारी में पढ़ने चलोगे तो लगभग आपके 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको ये 3-4 बार दूंगा टास्क। उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आप इसको बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिना ज़्यादा लोड लिए। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो डायग्राम होता है, स्टॉक रेल्स होती हैं इस तरह से करके, आपको वो डायग्राम, टंग रेल होती है यहाँ पर, वो डायग्राम समझना है, बना के देखना है, प्रैक्टिस करनी है उस डायग्राम को बनाने की। और साथ में उसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं, स्टॉक रेल, लीड रेल, विंग रेल, ठीक है, टंग रेल और हिल डाइवर्जेंस, इन सबको देख लेना है बस एक बार कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें ही वैसे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन आज का काम सिर्फ आपका इतना है। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का डायग्राम देख लेना है आपको। और साथ में बेसिक टर्म्स जो हैं उनको एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि एसएससी जेई में सिर्फ बेसिक टर्म्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ्लैंज विड्थ क्या होती है, हिल डाइवर्जेंस क्या होती है, सिर्फ इतना। तो आप सिर्फ इतना करोगे रेलवे के अंदर। एनवायरनमेंट के अंदर आपको आज एल्कलिनिटी और हार्डनेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। मैं पूरा चैप्टर नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही दोनों हैं, एल्कलिनिटी और हार्डनेस। आपको इसके अंदर बहुत ध्यान लगा के समझ के वीडियो देखना चाहो किसी टीचर की, वो भी देख सकते हो, सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, एल्कलिनिटी और हार्डनेस। इसके अंदर आपको स्टोकियोमेट्री भी सीखनी है। ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर थिंग, इस तरह करके जो इक्वेशंस बनती है, ठीक है, टाइट्रेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। टाइट्रेशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, किस तरह से टाइट्रेट करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल्कलिनिटी फाइंड कैसे करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा यूज़ होता है इसके अंदर, वो सब चीज़ें पढ़नी है। साथ में हार्डनेस भी पढ़नी है।
एक बार आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। नो डाउट पहली बारी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर जो पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाएंगी सब कुछ चीज़ें, लेकिन कोशिश करनी है इसको समझने की। और इसके साथ साथ नोट्स में से आपको ये करना है, नोट्स में जब आप पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा आपको समझ में आई है या नहीं। सबसे पहले आप एसएससी जेई के भी पीवाईक्यू करोगे, छांट के सिर्फ हार्डनेस और एल्कलिनिटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे। थ्योरी वाले हो या न्यूमेरिकल हो, दोनों प्रैक्टिस करोगे। एसएससी जेई के हो जाए तो वाईसीटी एई के भी एल्कलिनिटी और हार्डनेस के करोगे, और उसके बाद ये भी हो जाए तो ईएससी के भी पीवाईक्यू अटैम्प्ट कर सकते हो। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ एल्कलिनिटी और हार्डनेस के ही क्वेश्चन करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोगों का आज का टास्क था। अगर आपने टेक्निकल का ये कर लिया तो इनमें से बिल्कुल 100% तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ना आए लेकिन कभी कभी पूछ लेता है किसी ना किसी एग्जाम में पॉइंट एंड क्रॉसिंग का भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज इसको टास्क में रखा है। तो अच्छे से टेक्निकल कवर करना है। सेकंड नंबर पे फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे एक सीक्वेंस पूछो किस तरह से पढ़ना है, तो पहले टेक्निकल ही कवर करना चाहिए आपको, दूसरे नंबर पे रीजनिंग, तीसरे नंबर पे आपको जीएस कवर करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होते हैं। टेक्निकल में भी सॉलिड मार्क्स हैं, रीजनिंग में भी सॉलिड मार्क्स हैं। इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है इसको भी। अब आप लोगों की जो क्वेरीज थी पिछली वीडियो के ऊपर, उनको रेस्पॉन्ड कर लेते हैं। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे बिहाफ पे जो एस्पिरेंट्स हैं कोई सवाल पूछते हैं उसका रिप्लाई करते हो, वो मेरी हेल्प करने के लिए करते हो। मैं सही में थैंकफुल हूँ आप लोगों का। लेकिन इस चीज़ का एक बार मतलब ध्यान रखें कि अगर किसी ने बहुत बेसिक सवाल पूछा है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, और वो बहुत बेसिक है या फिर मैं बहुत बार बता चुका हूँ उस बारे में, या फिर आपके हिसाब से वो बहुत निचले स्तर का सवाल हो सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे ने पूछा है वो सवाल तो उसके लिए उसको वो चीज़ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको ह्यूमिलिएट करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे टॉलरेट नहीं होंगी ये चीज़ें। चीज़ें बहुत ऐसी भी हैं जो मैं नहीं जानता, और बहुत चीज़ें आपके साथ भी ऐसी हैं जो आप नहीं जानते। आप वो सवाल किसी दूसरे इंसान से पूछोगे जिसको पता है वो सब चीज़ें, तो वो भी अगर आपको इसी हीन भावना से देखें कि आपको ये भी नहीं पता, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे बिहाफ पे बहुत बेसिक डाउट्स को रेस्पॉन्ड कर सकते हो तो कर दो, लेकिन अगर आप किसी न्यू कमर को, बिगिनर को ह्यूमिलिएट करोगे कि तुझे इतना भी नहीं पता, तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो क्वेरीज देखते हैं आज की। सुमन वत्स ने पूछा है कि टेक्निकल कंप्लीट कर लेते हैं, जीए रह जाता है, मतलब टेक्निकल करते हैं तो जीए रह जाता है, कैसे बैलेंस बना के रखें। तो अभी मैंने प्रेफरेंस बताई है आपको वीडियो के अंदर कि सबसे पहले आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आप टेक्निकल करो, दूसरे नंबर पे आपका एम होना चाहिए आप रीजनिंग करो, तीसरे नंबर पे आपका एम होना चाहिए कि आप जनरल अवेयरनेस करो। ठीक है, चीज़ें जनरल अवेयरनेस में छूट भी जाएँ, लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग नहीं छूटना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टेक्निकल में आप जितनी मेहनत करोगे, टेक्निकल तो करना ही है क्योंकि आपका कोर यही है, इसी से ही आप कुछ बनोगे लाइफ में। रीजनिंग इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि रीजनिंग में 50 नंबर का पेपर आता है। अगर आप डेली इस तरह से प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ आपको, तो 45 प्लस मार्क्स भी बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि 3 महीने की प्रैक्टिस सिर्फ रीजनिंग की, डेली मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, 100% आ जाएंगे। अभी आपके जीरो भी आते होंगे ना, आपको कुछ भी नहीं पता होगा रीजनिंग में, चाहे आपका दिमाग चलता भी ना हो, तब भी 45 प्लस मार्क्स उस बच्चे के आ जाएंगे जो डेली इसको प्रैक्टिस करेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा रोल है आपकी मेहनत का। आप जितनी मेहनत, जितना इनपुट दोगे इसके अंदर, उतना आपको फल मिलेगा। ऐसे ही रीजनिंग है। जीए जो है थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, पहले भी बताया मैंने इसके अंदर कि जितना आप एफर्ट दोगे, ग्राफ कुछ ऐसा है, पता नहीं है कि उतने मार्क्स आएंगे आपके, नहीं, कई बार ऐसा होगा थोड़ा कम पढ़ के भी मार्क्स जो होंगे ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात तो क्लियर है कि जीए में आपको जो अप्रोच रखनी है वो कैसी रखनी है। देखो, जीए के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ भी देखो या फिर पिछले डेटा भी उठा के देख लो, तो 50 में से ज़्यादा जो बहुत अच्छा पढ़ता है, किसी एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दो कि उसके 40 आ गए या 45 आ गए, ठीक है, 35 मार्क्स आ जाएं, बहुत बड़ी बात होती है जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब इस 35 मार्क्स में भी क्या रोल होता है, इस 35 में लगभग 25 मार्क्स का रोल ये होता है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बस वो पीवाईक्यू होते हैं कि एज इट इज़ आ गए या फिर उसके आसपास का आ गया, वो आपने सामने देखा और उसका आंसर लगा दिया। जैसे फंडामेंटल राइट्स का आ गया, किसी आर्टिकल का आ गया, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री में से कुछ आ गया, आपने मोहनजोदारो का कुछ पढ़ा है उसमें से आ गया, तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन। उसके बाद
करीब ऐसे होगा 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट और लक से आ गए। ठीक है कि आपने एक एक चीज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने एक एक चीज़ें नोट डाउन की, तो आपके 5 से 6 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर करीब मान लो कि आपने तुक्के वुक्के लगाए थे वो सही हो गए, तब जाके 35 नंबर आ जाते हैं 35 से 40 के बीच में। ये बिल्कुल तब है जब आपका बहुत अच्छा दिन गया। मेरा जो फोकस है वो ये है, जो 25 से 30 मार्क्स हैं ये किस तरह से लाए जाएं, क्योंकि ये जो बाद के मार्क्स हैं, जो 30 से 40 तक के मार्क्स हैं, ये बिल्कुल भी मतलब वॉलेटाइल मार्क्स हैं। इसमें आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ये 25 से 30 मार्क्स आपके सर्टेनिटी से आ सकते हैं कि पेपर कैसा भी आ जाए तब भी इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि इतना पेपर बेसिक ज़रूर रखा जाता है कि इतने मार्क्स आप आंसर कर पाओ। तो मेरा एम यही है कि आपको बेसिक चीज़ें करा करा के एटलीस्ट इतने मार्क्स में दिलवा दूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये होता है बेसिक। ये बेसिक क्या है, ये मार्केट में है, सबको पता है, ये PYQ है। और एक ये होता है कि कोचिंग्स वगैरह या फिर अलग से आप अपना दिमाग थोड़ा सा चलाते हो ज़्यादा, उस केस में आप क्या सोचते हो कि मैं हर एक कॉर्नर को टच कर लूँ, करंट अफेयर भी कर लूँ, मतलब करंट अफेयर करना है लेकिन एक एक डेप्थ में चले जाओ आप क्वेश्चंस के। ठीक है, और हर एक चीज़ आप कर लो, UPSC सिविल सर्विसेज का GS कवर कर लो, आप इतना करने की सोचते हो। ठीक है, मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे लेकिन आप टेक्निकल में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, रीजनिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे अगर आप ये सब कर रहे हो। सिर्फ इतना रखो, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ टाइप के कॉन्सेप्ट रखो, PYQ करो। जितने मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो सब PYQ बेसिस पे ही है। मैंने खुद से जब SSC JEE का PYQ देखा, ठीक है, जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, उसके अंदर मैंने देखे क्वेश्चंस, और मैंने ये जो नोट से मैं आपको कराता हूँ उसके अंदर से मैंने मैच किए, तो बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिल गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप नहीं पढ़ोगे तब भी आंसर कर दोगे, जैसे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं। तो धैर्य रखो, इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें छूट भी रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2-3 बार सामने से देखी भी होंगी चीज़ें, तब भी, जैसे एक क्वेश्चन था हंटर कमीशन का क्वेश्चन था, वो रिपन के टाइम का 1872 के टाइम का क्वेश्चन था, वो एज इट इज़ आपका नोट्स में लिखा हुआ था, एजुकेशन के लिए था। तो वो आपका क्वेश्चन आया हुआ था और आप नोट्स देखो, नोट्स में भी वो मतलब आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक नोट्स हैं उनको अच्छे से कर लोगे तो बेसिक मार्क्स आ जाएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, वो एक अलग बात है। पहले 5-6 मार्क्स के लिए नहीं भागना है, पहले भागना है इन 25 मार्क्स के लिए, इन 30 मार्क्स के लिए। वो मैं आपको करा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, वो आप कंप्लीट कर लोगे तो आगे पढ़ ले, मतलब आगे और पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले ये करना है। और इनमें भी लोड नहीं लेना है। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार रीड मार लिया करो, रीडिंग कर लिया करो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन देखोगे तो टिक कर दोगे आप। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है तब तो आप 4 ऑप्शन में तो कुछ बता ही नहीं सकते उसके अंदर। लेकिन अगर आपने आसपास की चीज़ें पढ़ी हैं तो आप एक बारी के लिए वाइल्ड गैस नहीं करोगे, उसके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप एक ऑप्शन टिक करोगे तो वो सही होने के चांसेस रहेंगे उसके। तो आई होप मैंने अच्छे से आप क्वेरी को रेस्पॉन्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मैकेनिकल टेक्निकल का डेली टास्क भी दे दो। मैकेनिकल का देखो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये दोनों मेरी कोर ब्रांच नहीं है, तो उसका टास्क तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई गाइडेंस है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक, आपको कोई आइडिया है नहीं कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका 100 मार्क्स GS और रीजनिंग का आएगा। तो उसके लिए आप डेली टास्क को फॉलो कर सकते हो। जिस तरह से मैं टास्क दे रहा हूँ वो आपके लिए भी बराबर ही है। दूसरा, वीकली जो टेस्ट हैं वो आप दोगे। जैसे मैं बताता हूँ सिविल वाले बच्चों के लिए कि आपको टेस्ट देना है और वो अपने मार्क्स अपलोड करते हैं टेस्ट देके, तो आपको वीकली टेस्ट देने हैं। इसी तरह से जैसे मैं सिविल वालों के लिए बोलता हूँ, आपको भी टेस्ट देने हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कोर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आप YCT AE जैसे सिविल में आती है, उसके अंदर जितने भी AE के एग्ज़ाम हुए हैं अब तक उनके क्वेश्चंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आती है, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दोस्त वोस्त से मैंने पूछा है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आती है। और उनसे मैंने, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत बार देख चुका हूँ आपका, तो मैंने उनसे पूछा भी है। तो मतलब एक दोस्त है मेरा, वो लेक्चरर भी है, मैकेनिकल का है वो, तो उसने भी यही रिकमेंड किया था कि YCT AE ही करता है वो हमेशा, और उससे उसने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो YCT AE आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए हो तो वो आप ख़रीद सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है।
सभी देश में जितने भी एई के एग्ज़ाम हुए हैं सबके क्वेश्चन हैं उसके अंदर। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत 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 बढ़िया चीज़ है। एसएससी जेई को फोकस कर रहे हो तो उसके पीवाईक्यू बिल्कुल होने चाहिए आपके पास। पीडीएफ नहीं है कहीं पे तो आप ख़रीद लो उसको, क्योंकि ये 400-500 रुपये में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये भी आपको ज़रूरी है। आईएएस मास्टर जो है वो सिविल के लिए अच्छा है। आप मैकेनिकल का आप मेड इजी, जहाँ तक मैंने सुना है कि मैकेनिकल के लिए अच्छा है, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। इलेक्ट्रिकल का भी शायद आप एक बार पता कर लेना इसको कौन सी किताब अच्छी है, वो रिसर्च करके आप इलेक्ट्रिकल की भी इसी तरह से ख़रीद सकते हो। नोट्स आपके जो भी कोचिंग के हैं वही ख़रीदने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लूँ तो आप साल भर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो 3-4 महीने ही बचे हैं आपके पास तो आपको किसी कोचिंग के नोट्स या फिर कोई टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, सभी सब्जेक्ट पढ़ा देता है, जैसे हमारे सिविल में जसपाल सर, तो इसी तरह से आपको कोई नोट्स देखने हैं वो ले लेने हैं और फिर रिलीजियसली फॉलो करना है उन नोट्स को। अब कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि सीधा नोट्स लिए और करना स्टार्ट कर दिया। एसएससी जेई की ही किताब उठानी है, पहले भी मैंने बताया है आपको कैसे करना है। आपके जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे 2-4 सब्जेक्ट सोम है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन है, आईसी इंजन, और भी मान लो XYZ आपके सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के। तो आपको थर्मोडाइनमिक्स भी एक मुझे नाम याद आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स पे जाना है। जैसे सोम के आप इंडेक्स पे गए और वहाँ पे देखा आपने कि लगभग 10 चैप्टर्स के नाम हैं, ठीक है। इन 10 चैप्टर्स के नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हैं। अब इनके पेजेस देखो कितने कितने पेजेस हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम लगा के क्वेश्चन काउंट कर लो, या फिर कहीं एनालिसिस होगा, चलो एनालिसिस के पीछे मत भागो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन काउंट कर लो। जिस भी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं आप उस चैप्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मानो, सेकंड नंबर वाले को सेकंड नंबर पे मानो। ऐसे ऐसे 3 चैप्टर्स निकाल लो हर एक सब्जेक्ट में से। हर एक सब्जेक्ट में से जब आप 3-3 चैप्टर निकाल लोगे, अब आपके पास एक पैक ऑफ चैप्टर्स हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप सब्जेक्ट 1 के ये 3 चैप्टर हो गए, सब्जेक्ट 2 के ये 3 चैप्टर हो गए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और अब आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को एक एक करके टारगेट करना है। आप ऐसे कर सकते हो कि पहले दिन, और हाँ कोशिश करना कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह का क्वेश्चन आएगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्विच करना आना चाहिए। आपको अलग अलग चैप्टर समझ के, अलग अलग सब्जेक्ट समझ के नहीं पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एक ही है, उसको अलग अलग मत देखो, पूरे सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो, और आपको इस तरह से ही देखना होगा। मैं कभी इस तरह से नहीं देखता कि सोम स्ट्रक्चर अलग है, मतलब मैं सबको एक साथ ही लेके चलता हूँ, ठीक है। सब बराबर है मेरे लिए और सबके साथ मैं स्विच कर पाता हूँ अच्छे से, इसलिए क्योंकि मैं इस तरह से ही कॉम्बिनेशन में ही पढ़ता हूँ चीज़ें, और इसका लिटरली बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको इस तरह से 3-3 चैप्टर निकाल लेने हैं सभी के, और उसके बाद आपको, जैसे आप पहले चैप्टर पे आए, जैसे सोम का मैं बता सकता हूँ। सोम आपका जो है कॉमन सब्जेक्ट है सिविल के साथ, तो आपने सोम में देखा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस होगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस है, आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इस पूरे चैप्टर का एक ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोहर सर्कल, ठीक है। तो आपने क्या किया, मोहर सर्कल को अच्छे से पढ़ लिया, बाकी सारे टॉपिक अभी इसके छोड़ दिए, लेकिन मोहर सर्कल पढ़ लिया उसका, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आपने उठाया बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस में आपने देखा कंपोजिट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और सिंपल M/I बेंडिंग इक्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सिर्फ आपने ये दोनों कर लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, लेकिन आपको पेरेटो रूल को फॉलो करना है कि जो 80% जो पेपर होगा वो 20% से आएगा, मतलब इतना नहीं होता पेपर में, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि 80% जो है लगभग 40 से 45% में से आ जाता है। तो आपको पहले इस 40-45 को टारगेट करना है, उसके बाद जाके आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल एक कोने कोने से साफ़ करनी है, हर एक चीज़ पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। यहाँ पे मैं यही करा रहा हूँ, जैसे मैंने आज एल्कलिनिटी और हार्डनेस दिया, मैं पूरा चैप्टर नहीं दिया क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसको, अगर मैं पूरा चैप्टर देता तो वहाँ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एल्कलिनिटी और हार्डनेस, आप बाकी चैप्टर पढ़ लेते, उसको थोड़ा सा साइड कर देते। लेकिन अगर आप सीधा टारगेट करके यही चीज़ें पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर का लोड नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है और उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो यही एम है मेरा। आप इस तरह से चैप्टर डिसाइड करो, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, उनको नोट से पढ़ो, और साथ में फिर प्रैक्टिस भी करो YCT AE से, SSC JEE से, इन सब से। ऐसे नहीं सोचना है कि SSC JEE
का पेपर देने जा रहा हूँ तो एसएससी जेई जेई के ही क्वेश्चन करूँगा। एई के भी क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आए ना आए लेकिन ये ज़रूर है कि आपने मोर सर्कल के को सीखा तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, आपको कोई क्वेश्चन चाहिए ना, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। तो मेरी तरफ से ये स्ट्रेटेजी रहेगी उन बच्चों के लिए जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का टास्क फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल का क्योंकि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टास्क बना सकते हो। एक क्वेश्चन है कि मेरे मार्क्स सेचुरेटेड हो गए हैं, उससे ना कम आ रहे हैं ना ज़्यादा आ गए हैं। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपके मार्क्स कम नहीं हो रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे और डेली नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एक लेवल पे उसको मेंटेन किया है तो बहुत अच्छी बात है, अब उसको आपको बढ़ाना है। तो सैचुरेशन बिल्कुल आता है, लेकिन सिंपल सी बात है, जितनी नॉलेज का लेवल बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग में ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने बेसिक चीज़ें कवर कर ली तो आपका एक लेवल मेंटेन हो जाएगा। ये एवरेज होता है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। लेकिन रैंक के लिए फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10 में आने के लिए आपको इससे ऊपर बढ़ना पड़ता है। फिर आप बेसिक से ऊपर उठ के जो अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या फिर कम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको भी आप टच करते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाओगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, डिफरेंट टॉपिक्स करोगे, कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी करोगे, तब वो धीरे धीरे आपका लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और मतलब मार्क्स थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो बात सही है, क्योंकि आपने एक एवरेज तो मेंटेन कर लिया। अब इससे ऊपर आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं डेली टास्क दे रहा हूँ आपको, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी कवर। अभी डे 16 है, डे 15 है, डे 16 है, डे 30 भी आएगा, तो डे 15 में ही आपने इतना सब इम्प्रूवमेंट देख ली होगी, तो आगे भी इम्प्रूव ही होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएंगी चीज़ें। एक क्वेश्चन है कि टेक्निकल में संदीप सर के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता, मैं इनके नोट्स नहीं देखे मैंने इन सर के। लेकिन हाँ, अगर आप पूछते जसपाल सर के नोट्स तो बिल्कुल सही है, उनके बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, आप फॉलो कर सकते हो। आप मैंने मतलब काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं कि पर्सनल तौर पे उनको जसपाल सर नहीं पसंद आते हैं, कि उनका पढ़ाने का स्टाइल जो है नहीं आता है लोगों को पसंद, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस चीज़ से जज ना करो, अगर उनकी नॉलेज से और जैसा पढ़ाते हैं या फिर उन सब चीज़ों को छोड़ो, आप सिर्फ जो नोट्स हैं उसको देखो, आप कंपेयर करो मार्केट में किसी भी और टीचर के नोट्स से, तो मुझे नहीं लगता एक भी चीज़ उनके नोट्स में कम होगी, ठीक है। तो सबका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है उनके लिए, लेकिन नोट्स उनके बढ़िया हैं, पढ़ सकते हो, आप रिलाई कर सकते हो उनके नोट्स पे।